नमस्कार, सत श्री अकाल, राम रक्षा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीखू मात्रे उफ मुंबईचा डॉन, जो ट्विटर हैंडल है बहुत बड़ा। आप सभी इनको फॉलो करते होंगे, सभी ने इनके ट्वीट्स पढ़े होंगे, कॉपी पेस्टेड भी पढ़े होंगे। वो एक गाना गाना चाहूंगी इनके लिए, तो पहले डेडिकेटेड टू हिम। इंतहा हो गई इंतजार की। तो भीखू भाई मतलब भाऊ, ये आते आते 6 6 महीने लगा देते हैं शो पे। इज वेरी वेरी बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, इनका असली नाम मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। बट आज ले लेती हूँ वो लिबर्टी। हिज रियल नेम इज विनीत। आगे आगे नहीं बताती, विनीत तक ही काफी है। और दूसरा, ही इज अ प्रोफेसर बाय द वे इन इकोनॉमिक्स। बट ट्विटर पे देख के कोई कह सकता है इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ की मतलब पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कल बहुत गुस्से में थे। जेपीसी में जा रहा है, एफसीआरए जेपीसी में जा रहा है, मोदी गवर्नमेंट हैज लॉस्ट स्पाइन, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, अब ये हारने वाले हैं इलेक्शन में। इस तरीके की कल मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू जो लाइव चैट्स आई थी और जो कमेंट्स आए थे मैंने देखे। मैंने कहा था रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, समझाएंगे, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि है क्या। एफसीआरए इज बीइंग सेंट टू जेपीसी। इसका कनेक्शन इज ऑल्सो विद डिलिमिटेशन बिल जो आने वाला है, और इसका कनेक्शन बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाव, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। भाव, आपने एफसीआरए बिल को जेपीसी में क्यों भेज दिया, पहले तो ये बताओ। सब लोग बड़े नाराज हैं आपसे। नहीं भेजना चाहिए था। मेरे हिसाब से भेजना चाहिए था। तो बात खत्म। समझा तो दो। जी। एफसीआरए के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है दैट इज डीलिमिटेशन, उसके लिए टाइमलाइन है, और वो उस टाइमलाइन में इंप्लीमेंट होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, डीलिमिटेशन ये कौन से बेसिस पे होता है? एक सिंपल सा लॉजिक है। डीलिमिटेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, करेक्ट? भारत के पास जो लास्ट सेंसस अवेलेबल है वो किया गया था 2011 में। अब उसके बाद डायरेक्टली सेंसस हो रहा है 2026 में। अब 2026 का सेंसस अगर कंप्लीट होता है, उसके बाद डिलिमिटेशन अगर करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये लिख के लीजिए, वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। डाउट नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ भारत के स्टेट्स, आपका 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी होने वाली नहीं है, कभी भी नहीं। अब वो जमाना लद गया कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी आपका 2/3 मेजोरिटी सिंगल हैंडेड लेके आ सके। दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप सपोज मान लीजिए लोकसभा में लेके भी आते हैं, तो भी राज्यसभा में कैसे लाओगे? तो आपको ये सबको साथ में लेके ही करना पड़ेगा। तो अगर 2026 का सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन करने की जरूरत है, करने की बात होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। और डिलिमिटेशन जरूरी है बिकॉज अदरवाइज आप राइट नाउ बताइए, कम से कम 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, करेक्ट? एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स जोड़े कितने लोग रहते? तो कम से कम यू कैन से एटलीस्ट 2.5 लाख, चलो 2 लाख पकड़ लीजिए। तो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिला के 12 लाख लोग हो गए पॉपुलेशन। मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, पॉपुलेशन। अब आप मुझे बताइए, 12 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए एक एमपी कैसे करेगा? तो फिर वो किस हिसाब से उस जनता का प्रतिनिधि हुआ जब वो जनता तक पहुंच ही नहीं सकता? तो मतलब सिर्फ एक इलेक्शन के पहले वो जनता तक पहुंचे, फिर हम ही लोग बोलेंगे 5 साल कहां गायब हो गए थे? अरे 5 साल वो हर जनता की तरफ पहुंच ही नहीं सकता बिकॉज उसके कैपेबिलिटी के वो बाहर है। लिख के लीजिए, कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि डिलिमिटेशन हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं वही क्यों पूछ रही थी। वो क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से आप जाइए, या जैसे अभी डिलिमिटेशन की बात हो रही है वो हिसाब से आप जाइए, सबसे ज्यादा फायदा जो सीटें बढ़ेंगी उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नहीं, यूपी। देश की तो बात है, मैं पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र 48 की बनेंगी 72, यूपी। गुजरात
26 की बनेंगी 39, राजस्थान 25 की बनेंगी 37, 38, उत्तर प्रदेश 80 की बनेंगी 120, बराबर। बिहार में आई थिंक 40 सीट्स है तो उसकी बनेंगी 60। मध्य प्रदेश जहां पे आई थिंक अराउंड 28 या ऐसे कुछ सीट्स है तो उनकी बनेंगी 42, करेक्ट। उत्तराखंड 6 की बनेंगी 9, हिमाचल 5 की बनेंगी 8। और ये वो राज्य है जहां से बीजेपी को हटाना मुश्किल है, और ये वो राज्य है जहां पे कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में जब भाजपा, अजित पवार दादा की एनसीपी, एकनाथ शिंदे जी, जब ये 3 जन ने मिलके जो केमिस्ट्री दिखाई और जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कितने कितने आमदार लेकर आए वो, 288 में 16, 288 में 16। तो अब आप सोचिए ये केमिस्ट्री के सामने अब आने वाले वक्त में राजनीति और बदलने वाली है। मैं उसके बारे में अभी राइट नाउ पब्लिक में बोलूंगा नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस और एक लायबिलिटी कॉल्ड उद्धव ठाकरे अगेंस्ट बाकी पूरा महाराष्ट्र, ये होने वाला है। उस वक्त आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएंगी लोकसभा के? मध्य प्रदेश बची कहां है कांग्रेस? कुछ गुट बचे जिनको कांग्रेस का नाम दिया जाता है, बाकी और क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ राइट नाउ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है वगैरह वगैरह, लेकिन बीजेपी की राजनीति के आगे कांग्रेस वहां पे कुछ नहीं कर सकती। जिस तरीके से वहां पे बीजेपी का संगठन है, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, उनको भी पता है। गुजरात तो कांग्रेस भूल ही जाए। राजस्थान स्विंग स्टेट होता है, लेकिन लोकसभा के टाइम वो हमेशा मोदी जी को ही पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश 120 में से कांग्रेस क्या पाने वाली है? उसमें अखिलेश का फायदा हो सकता है, कांग्रेस का क्या फायदा होने वाला है? बिहार कहां बची है कांग्रेस? कहां बची है? आने वाले वक्त में तेजस्वी भी उनको उठा के बाहर फेंकने वाला है, प्रशांत किशोर ऊपर आ रहा है। ऐसे वक्त पे कांग्रेस क्या करने वाली है वहां पे? हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने पूरी लोकसभा सीटें मारी, क्योंकि लोकसभा में मोदी का सिक्का चलता है, कांग्रेस का नहीं। उत्तराखंड सेम। अब तो बंगाल भी अपने पास आ गया। बंगाल की खासियत है, एक बार जिसको मौका दिया 15 साल वो कम से कम हटाते नहीं है। तो अब बंगाल में जब अपोजिशन ही नहीं बचा और उसमें तो कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं बची है, वो कैसे होने देंगे डिलिमिटेशन? आप मुझे बताइए कि मेजर जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है वो राज्यों की सीटें इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो कांग्रेस ये डिलिमिटेशन कभी नहीं चाहेगी, ना आज चाहेगी, ना कल, ना परसों, ना नरसों। तो उनका तो प्लान ही ये है कि डिलिमिटेशन होने ही नहीं देना है, करेक्ट। अब मैटर कहां पे आके फंसा है कि अगर 2026 का अगर सेंसस कंप्लीट होता है उसके बाद डिलिमिटेशन तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जब पहले डिलिमिटेशन बिल लाया गया था, मैं आपको अंदर की बात यह बताता हूं, उस वक्त ना मोदी जी ना शाह जी कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि हम बिल पास कराएंगे। ये दोनों की एक खासियत है, ये तभी बिल लाते हैं जब वो पास करते हैं, जब नंबर होते हैं तभी वो लाते हैं, वरना लाते ही नहीं है। ठीक, फिर भी वो लाए, वो सिर्फ टेस्टिंग वाटर था कि कौन क्या बोल रहा है। डिलिमिटेशन बिल पास होने वाला है, ये उसी चर्चा में कंप्लीट हो चुका था, मतलब कंफर्म हो गया था। आपको अगर याद रहेगा तो डीएमके के एमपी जब बहुत फ्यूरियस आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे और अपोज कर रहे थे, उस वक्त मोटा भाई ने क्या बोला था? मोटा भाई मतलब समझते हैं ना आपके ऑडियंस को, अमित शाह जी। तो मोटा भाई ने तभी क्या बोला था उनके स्पीच में? क्या दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत यह है कि आपको प्रेजेंटेशन कम मिलेगा, चलो ठीक है, मैं सब स्टेट्स को 50% देता हूं एक्स्ट्रा, सब स्टेट्स को। तो मतलब किसी के साथ कोई नाइंसाफी नाम की चीज नहीं, सबको 50% एक्स्ट्रा। भले किसी का पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा हुआ हो तो भी उसको खाली 50% एक्स्ट्रा, और जरूरत से अगर कम ही रहेगा तो भी चलो 50% एक्स्ट्रा। अब बताओ, तब डीएमके के एमपी ने बोला था इसकी क्या गारंटी है कि आप ये जो बोल रहे हो आप करोगे? बोलते आधा घंटा दो, आधा घंटा, ये उनका स्टेटमेंट था, आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में इस बिल में डाल के लेके आता हूं, सपोर्ट करोगे? और उस वक्त डीएमके का एमपी चुप हो गया था। दैट वाज अ टेस्टिंग वाटर। और आज बात वही हो रही है, आज बात वही हो रही है। तो इसीलिए, और उसी बीच में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने और एक जादू करके दिखा दी,
जो तमिलनाडु में सत्ता की लालसा में उन्होंने डीएमके को ही बैकस्टेप कर दिया, इलेक्शन लड़ा उनके साथ, उनके सारी नाम पे, बातें अब सारी उनकी बातें मदद। डिक्टेशन पे कर रहे हो। मैंने इस सवाल तो एफसीआरए से शुरू किया था। हाँ, तो मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। तो अब आप मुझे बताइए, ये डिलिमिटेशन अगर आज नहीं तो कभी नहीं, करेक्ट? एम आई राइट? तो ये डिलिमिटेशन के लिए एनडीए के पास खुद के नंबर्स कहाँ हैं? उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है? उनको डिपेंड करना पड़ रहा है डीएमके पे, उनको डिपेंड करना पड़ रहा है शरद पवार पे, उनको डिपेंड करना पड़ रहा है बाकी भी कुछ पार्टीज में। मैं अंदर की बात नहीं खोलूंगा, नंबर्स हो चुके हैं, नंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अब सिर्फ बिल लाने की देर है, दैट्स इट। और वो अमित शाह जी जो वक्त रहेगा वो हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से वो लेकर आएंगे। तो गणित कैसे बैठ रहा है मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अंदर की बात है, लेकिन गणित बैठ चुका है और वो इसी वक्त करना है, राइट? लेकिन उसके लिए डीएमके, शरद पवार, नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट्स, सबका साथ जरूरी है। और अगर एफसीआरए बिल अभी लेकर आएंगे तो डीएमके तो ये सपोर्ट गणित नहीं। बिगड़ जाएगा, ये गणित बिगड़ जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी को अपना खुद का वोट बैंक और अपने खुद के भविष्य का पहले सोचना पड़ता है, और मैं उसके लिए उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही वो है। मैंने आपके शो में बहुत बार ये बोला हुआ है, पहले भी बोला हुआ था कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट कांग्रेस। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के एस्पिरेशंस ये रीजन तक सीमित होते हैं, और उसकी वजह से उनका जो वोटर बैंक होता है उनके हिसाब से ही उनको स्टैंड लेना पड़ता है, बिकॉज दे नो वो नेशनल लेवल पे बढ़ ही नहीं सकते। तो अपनी बार्गेनिंग पावर कायम रखने के लिए उनको ये करना पड़ता है। आप मुझे बताइए, अगर एफसीआरए बिल पहले अगर इंट्रोड्यूस होता है, उस पे डीएमके सपोर्ट नहीं करेगी। नॉर्थ ईस्ट के अपने एनडीए अलायंस में से भी जो रीजनल पार्टीज है, जैसे मिजोरम है, मेघालय है, जहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनको भी मजबूरन सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम एफसीआरए फिर भी पास करेंगे, बिकॉज उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो तो अपने पास है। वो तो ऑर्डिनेंस से ही हो जाएगा जब लाना हाँ, चाहेंगे। तो वो तो हम कभी भी पास कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। बट एक बार इन्होंने इतना फियर्सली अपने अगेंस्ट स्टैंड ले लिया ओवर वन बिल, उसके बाद 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में वो डिलिमिटेशन पे आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? वो अपने खुद के मतदाताओं को क्या जवाब देंगे? तो मतलब इन दैट केस एफसीआरए तो पास हो जाएगा, बट डिलिमिटेशन हमेशा के लिए लटक जाएगा, और हमेशा के लिए। डिलिमिटेशन 2029 के इलेक्शन से पहले बहुत मैंडेटरी, और अभी नहीं तो लेट हो जाएगा, इलेक्शन से पहले नहीं हो पाएगा, राइट? एट द मोस्ट विंटर सेशन, एट द मोस्ट विंटर सेशन राइट नाउ, या फिर एट द मोस्ट विंटर सेशन, नॉट बियॉन्ड दैट। अदरवाइज वो जाएगा 2034 पे। इलेक्शन कमीशन ने ये बोल के रखा है कि हमें हमारे अरेंजमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा, तो वो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हमें उतना वक्त चाहिए। तो वो ये कारण है कि जिसकी वजह से वो सबसे पहले जरूरी है। और रही बात एफसीआरए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग उसको इतना इमोटिव इशू क्यों बना रहे। आज तक तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं आया था। अब जब सरकार ने कदम लेने का सोचा है, हाउ इसका क्रेडिट ना हम जैसे ऑल्टरनेट मीडिया चैनल्स को जाता है, ऑब्वियसली नॉट ओनली माइन, ऑल्टरनेट मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इतनी जागरूकता आ गई है कि लोगों को अब समझ में आने लग गए कि ये कहाँ यूज हो रहा है पैसा, टेररिस्ट का यूज हो रहा है, मणिपुर की सिचुएशन, एक क्रिश्चियन कंट्री की तैयारी, बहुत सारी चीजें लोगों को अब समझ में आने लगी। सो नाउ दे हैव गॉट कनेक्टेड, उनकी गलती नहीं है नाउ, क्योंकि अच्छी बात, पता चल गया प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर जानकारी अगर आ गई है तो जानकारी पूरी भी आनी चाहिए। आधी जानकारी मिलके क्या फायदा, मुझे बताइए। हाँ, पॉपकॉर्न की तरह उड़ना है तो पहले पॉपकॉर्न पूरा पकाओ तो सही, कि आधा पका पॉपकॉर्न खाओगे? एक चीज और तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है ना, एक चीज और इंटरेस्टिंग हुई है, जैसा आपने कहा टेस्टिंग द वाटर्स, एफसीआरए का शगुफा तो छोड़ दिया था इन्होंने, और हमें पता भी था कि यहाँ से लेकर मणिपुर के गांव से लेकर कन्याकुमारी के गांव से लेकर यूएस तक बॉम्ब फूटेगा। तो बहुत सारे लोग भी तो बाहर निकल कर आ गए जिन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से। एग्जैक्टली exactly। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि आप मुझे बताइए, कितने आपके दर्शकों में से कितने लोगों को ये पता है
कि एफसीआरए बिल आने के पहले ही उसकी एक्शन ऑलरेडी चालू हो चुकी है। अच्छा। हाँ, यही बात लोगों को पता नहीं है। मैंने इसलिए वो पॉपकॉर्न का एग्जांपल दिया कि पॉपकॉर्न भी खाना है तो पूरा पकाने के बाद खाते हैं ना, आधा कच्चा तो नहीं खाते। एफसीआरए के रूल्स, एफसीआरए 2.0 के अंडर जो रूल्स हम लाने वाले हैं वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, ऑलरेडी उसके हिसाब से, और वो भी 1 जुलाई को ही ऑलरेडी वो हिसाब से। जब अमित शाह जी ने, मोटा भाई ने जब पोर्टल लॉन्च की थी, अगर आपको याद रहेगा, वो वीडियो तो बड़ा चला था, लोगों ने बड़ी वाहवाही भी की थी, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। तो मोटा भाई क्या खाली कंप्यूटर पे पोर्टल चालू करने के लिए इतना तमाशा करेंगे? जरा सोचने की बात है। रूल्स आर ऑलरेडी नोटिफाइड, एक्शन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। भारत में 52,000 एनजीओ थे 2014 में, करेक्ट? तभी जो एफसीआरए बिल आया था उसके बाद ही जो एक्शन शुरू हो गई। 52,000 में से नियरली 28,400 एनजीओ के लाइसेंसेस ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, ऑलरेडी कैंसिल, उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो चुके हैं। बाकी जो एनजीओ है, मतलब वो तो उसमें से कुछ ऐसे है कि जो एनजीओ के ही लाइसेंसेस बंद हो चुके हैं, बाकी जो है जिनके लाइसेंसेस है लेकिन उनका फॉरेन फंडिंग लाइसेंस बंद हो चुका है। अब बचे हैं सिर्फ 14,400 टू 16,000 एनजीओ के आसपास, और उनका भी जो फॉरेन फंडिंग है दैट ऑलरेडी इज बीइंग कवर्ड अंडर दीज नोटिफाइड रूल्स। तो हमें एफसीआरए बिल हम विंटर सेशन में लाते हैं या उसके बाद अपने बजट सेशन में लाते हैं, ऑलरेडी द रूल्स आर नोटिफाइड, करेक्ट? तो एक्शन तो ऑलरेडी हो ही रही है। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग जो रिलीजियस कन्वर्जन, यस दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये रिलीजियस कन्वर्जन के लिए जो फंड्स आते हैं, फॉरेन फंड्स, वो कितने हैं पता है आपको? टोटल जो फॉरेन फंडिंग आती है उसमें 30% है। तो रिमेनिंग 70% किसके लिए आता है? रिमेनिंग 70% आता है एंटी भारत एक्टिविटीज के लिए, जिसमें फिर आपके दुनिया भर के प्रदर्शन चलाओ, अपने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनको स्टॉप करो, अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को अपोज करो, फिर कॉपर प्लांट्स बंद कराओ, दूसरे प्लांट्स बंद कराओ, वहां पे लेबर अनरेस्ट फैलाओ। यही जो कांड होते हैं, उसके बाद फिर जो आपके जैसे दिल्ली राइट्स हुए, जैसे कॉकरोच प्रोटेस्ट हुए, उनका फंडिंग करो। ये जो सब एंटी भारत एक्टिविटीज होते हैं, जो रेजिम चेंज ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए आने वाले वो 70% फंड से आप मुझे बताइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मैं 30% पे हैमर करूं कि पहले 70% पे हैमर करूं? आप मुझे बताइए। 70%। लॉजिक। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है, वो हैमर जो 70% पे करना है, वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। तो किस बात की बिलबिलाहट है? ठंड रखो। अगर भरोसा किसी पे करना है, मैं हमेशा बोलता हूं, या तो भगवान पे भी ना कंडीशनल भरोसा मत करो। अगर भगवान को मानते हो तो पूरा मानो, अपनी बात बताओ और फिर भगवान पे छोड़ दो, वो करेंगे। लेकिन रोज जाके भगवान को टोच टोच के अगर पूछोगे कब करोगे कब करोगे कब करोगे, भगवान जी एक दिन बोलेगा भाड़ में जा, नहीं करता हूं। सही बात है ना? अरे यार, ना आपको लॉ का पता है, ना आपको पॉलिटिकल सिचुएशन का पता है, ना आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का पता है, बस मेरे रिलीजियस फीलिंग्स। अरे सबके रिलीजियस फीलिंग्स है भाई। लेकिन राइट नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भारत की प्रगति को आगे लेके जाना, भारत को सेफ बनाना। आज यहाँ पे नेपाल हमने होने नहीं दिया, ना बांग्लादेश होने दिया, ना श्रीलंका होने दिया, और ना हमने 2014 का यूक्रेन होने दिया। आप ही वाला नेपाल अभी होता तो अच्छा लगता, हिंदू राष्ट्र बन गया है वहां पे। नहीं बनाया अभी तक, अभी भी वहां पे जोकरों की सरकार आई है, जरा रुकिए। वो होने के लिए अभी तो आवाजें उठनी शुरू हुई है। और दूसरी चीज, गायत्री जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली सोचे। हम कितना भी बोले ना, हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से अच्छा मेन फोकस इस बात पे करना है, एक राष्ट्र बनाए। और वो राष्ट्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है वो जो फेक सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा सबके अंदर घुसा है ना, उसे निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए कोई लॉ नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा अपने आने वाले बच्चों के साथ। तो एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इशू, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बात करता हूं एफसीआरए की। तो राइट नाउ इंपॉर्टेंट है 70% पे हैमर करना, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो बिल किसके लिए चाहिए? बिल इंपॉर्टेंट है टू गिव द लीगल शील्ड टू दीज नोटिफिकेशंस। कल आप मान लीजिए, अगर सपोज मान लीजिए ये बिल जेपीसी में भी नहीं जाता है, ठीक है, हम ऐसे ही टाल देते हैं,
कल अगर अमित शाह जी का दिमाग सटकेगा तो मोटा भाई एक रात में सलाह लेके आएंगे ऑर्डिनेंस, बराबर है। वो ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम मिलता है 6 महीना, नहीं लाए 6 महीने में, तो दोबारा ऑर्डिनेंस लिया, उसमें कितनी रोक हाँ है? नहीं लाए 6 महीने में, तो वही ऑर्डिनेंस वापस लैप्स होने के पहले वापस ये करो, रिलीज करो, तो दूसरा ऑर्डिनेंस आ गया, फिर पास करने के लिए मिले 6 महीने। अच्छा तभी भी नहीं हुआ, ओके चल तीसरी बार ये करो, 3 बार तो आप ऑर्डिनेंस रिन्यू कर सकते हो, अलाउड है, हाँ, आराम से तो 1.5-2 साल 18 हो जाएगा। तो 18 मंथ्स तो आपके उसी में चले गए, 18 मंथ्स तो उसी में चले गए, मतलब 1.5 ईयर। तो किस बात का टेंशन है? आप याद कीजिए वो वक्त जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था, बराबर है, कितना उसको अपोजिशन हुआ था, किस तरीके से धमकियां दी गई थी, आप लेके ही आ जाओ, पूरा भारत ही जला देंगे, दिखा देंगे पावर क्या होती है, 15 मिनट में सब साफ कर देंगे, दी थी ना धमकियां। क्या किया सरकार ने, क्या किया? जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी का हेड कौन होता है? लार्जेस्ट पार्टी का जो एमपी होता है वो होता है, मतलब बीजेपी का। जेपीसी में सदस्य कौन होते हैं? तो पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो एनडीए का ही ज्यादा है, बराबर। तो उसमें आप 100 आइडियाज लेकर आओ, 100 अमेंडमेंट्स लेकर आओ, क्या मानना है क्या नहीं मानना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सत्ताधारी पक्ष पे। क्या चेंजेस आए? कोई घंटा चेंजेस नहीं आए। फिर क्या हुआ? बिल पास हो गया, लेकिन अब इमेज क्या गई? सर्वसम्मति से जेपीसी से निकला हुआ बिल पास हो गया, मतलब ये बिल अब बीजेपी का नहीं रहा, ये बिल मोदी शाह जी का नहीं रहा, ये बिल एनडीए का नहीं रहा, ये बिल जेपीसी का हो गया। और जेपीसी में कौन है? कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, डीएमके भी है, शरद पवार भी है, और यहां तक कि आपका एआईएमआईएम भी है। अब आओ रास्ते पे, हम खाली इतना ही बताएंगे भाई तुम्हारा खुद का आदमी इसमें था, उसकी मंजूरी से हुआ है, अब कौन सा नेता उसके अगेंस्ट जा सकता है? अब जाके क्या बोलेगा? मेरी बात मानी नहीं गई, तो लोग उससे पूछेंगे तो तू वहां पे झक मार रहा था? लोगों को थोड़ी समझता है जेपीसी क्या होती है, लोगों को थोड़ी समझता है वहां पे काम कैसे होता है, उनको थोड़ी समझता है कि किस तरह से रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, वो एक्सेप्ट होने हैं कि नहीं होने, उसके लिए वोटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। नैरेटिव वहीं पे फेल। कौन है रास्ते पे? बस अमेंडमेंट बिल पास हो गया, उसके बाद एडमोस किया सुप्रीम कोर्ट, जाओ जाओ। मोदी शाह जी जो बिल बनाते हैं वो ऐसा ही बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उसे झुटला नहीं सकती। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, पता होता है, हाँ उनको पता होता है, वो तो सुप्रीम एब्रोगेशन ऑफ कोर्ट आर्टिकल 370 सबसे कॉम्प्लिकेटेड कि बीच के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी गायब थे, लेकिन फिर भी किया ना, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई ना। राम मंदिर इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतने साल से चली हुई केस, मोदी के आने के बाद ही होता है। हाँ ठीक है, जो मोदी विरोधी है या जो हमारे पॉपकॉर्न हिंदू से रायता विंग जिसे बोलते हैं, पूछते मोदी ने क्या किया? कुछ सुप्रीम नहीं कोर्ट ने किया। मोदी ने थोड़ी ना किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया राम मंदिर। अब सुप्रीम कैसी कोर्ट बात ने किया ना, तो यही सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, जब वाजपेयी जी थे तभी भी सुप्रीम कोर्ट था, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी सुप्रीम कोर्ट था, तब क्यों नहीं हुआ? फिर अचानक से क्यों हुआ? क्यों आपके उस डिसीजन के पहले, वर्डिक्ट आने के कुछ 1-2 दिन पहले, मोदी जी रात को 12 बजे ऐसे ही जनरली बोलते हैं मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चेंबर देखना है। अरे नहीं अक्कल है, चुप बैठो भाई, चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, काम हो गया ना आपका, बराबर है। आज तक मुझे आप बताइए मोदी सरकार ने लाया हुआ कौन सा बिल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला हो? एक भी नहीं। ना सीए हुआ, ना आपका वक्फ अमेंडमेंट हुआ। तो वही बात आपकी अभी हो रही है, किसके लिए? एफसीआरए के लिए। जाने दो, एक टाइमलाइन सेट करेंगे, 3 महीने में उसका जवाब दे दो, बात खत्म। 3 महीने मतलब आ गए विंटर सेशन। अगर वो बोलते नहीं हमें 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ओके ले लो, हम बजट में लेकर आएंगे, बजट सेशन में लेकर आएंगे, क्या परवाह है? रूल्स तो नोटिफाइड हो चुके हैं, काम तो ऑलरेडी चालू है। अब ना आपका यूएस वहां से चिल्ला सकता है, ना जर्मनी चिल्ला सकती है, ना यूके चिल्ला सकता है, ना आपका रोमन कैथोलिक का पोप चिल्ला सकता है कि भारत ने, हिंदुओं ने ये अत्याचार क्रिश्चियनों पे किया। कहां किया? कहां किया? भाई आपके इतने लोग बैठे हुए थे जेपीसी में, आपके लोग बैठे हुए थे जेपीसी में, आपकी इटालियन कांग्रेस भी बैठी हुई है, तो क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया? अच्छा उनका ऑब्जेक्शन ओवर रूल किया, क्यों ओवर रूल हुआ? क्योंकि सर्वसम्मति से नहीं हुआ। हाँ तो उनका सजेशन गलत रहेगा, हम क्या कर सकते? और ऊपर से मेरे पास, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो चर्चेस वगैरह जो है,
उनका भी मसला हल कहाँ पे होगा मालूम है? उनका ऑब्जेक्शन एक ही चीज पे है कि जो कुछ भी आप बिल लाओगे वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मत लेकर आइए। वो तो तो बोल वैसे भी चुके हैं कोई कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो तो हाँ, पहले तो ही बता चुके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कौन सा बिल लाते हैं? जो होगा हैं। कोई प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव बराबर है। के लिए बता दूं, मतलब जो पीछे से नहीं होगा, अब आगे आने वाला, मतलब मूविंग फॉरवर्ड। एग्जैक्टली पीछे आपने तो प्रॉपर्टी वही बनाई है, उससे छीनने वाला नहीं है, क्योंकि वो पीछे बनाई थी आप, एग्जैक्टली अब तो आगे नहीं बना। जो आपका ऑब्जेक्शन है वो तो ऑलरेडी एड्रेस हो रहा है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑब्जेक्शन बचा है? तो होने दो ना, सर्वसम्मति से होने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? हम जब सोचते हैं कि मुझे नया घर खरीदना है तो क्या दूसरे दिन उठ के खरीद के लाते हैं? नहीं ना, उसके लिए भी प्लानिंग लगती है। पैसे जमा होने के बाद, बैंक लोन सैंक्शन होने के बाद भी हम घर ढूंढते हैं। तो क्या घाई घाई में ढूंढते हैं कि बस बैंक लोन सैंक्शन हो गया, सैंक्शन लेटर आ गया, अभी कल ही जाके मैं कर लूंगा? नहीं ना, टाइम तो उसमें भी देते हो ना भाई। तो तो घर बनाने में आप बेसिकली FCRA इस वक्त सिंपल मेजोरिटी वाला है, और वो किसी हाँ, भी वक्त आ सकते हैं। अगर अभी ये कभी भी 3 दिन का पार्लियामेंट सेशन जो 16, 17, 18 को है, उसमें नहीं भी लाते हैं तो वो उसके 19 को ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, इन शॉर्ट, अगर मैं हाँ। बट नहीं, ऑर्डिनेंस भी क्यों लाना है? just ऑर्डिनेंस for भी क्यों लाना है? explaining, just for explaining नहीं, कि emergency of time is with delimitation bill, it is not with एग्जैक्टली FCRA। डिलिमिटेशन के साथ आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और आपको इलेक्शन कमीशन को 2-2.5 साल का टाइम देना पड़ेगा तैयारी के लिए, सेंसस दो करने साल के कम लिए, से कम बाकी 2 साल। 2 साल, 2 साल, और ये नंबर बहुत बढ़ने वाला है। और उसकी जो कार्विंग आउट होगी, क्योंकि इसको भी लेके कि राहुल गांधी और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वरिड हैं कि भैया अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। तो आप 1971 में इंदिरा गांधी क्या झक मारती थी जब उन्होंने अपने हिसाब से पूरा का पूरा डिलिमिटेशन बिल किया था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो राइट? तो इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी इकट्ठा करना भी इनके लिए नाको चने चवने बराबर है। FCR इज नॉट दैट ट्रबल बिकॉज इट्स सिंपल मेजॉरिटी एज वी सेड, राइट? और दो एग्जैक्टली साल का टाइम गैप, 29 की तैयारी हो रही है। और डिलिमिटेशन से ऑब्वियसली, जैसा दादा बता रहे हैं, भाऊ बता रहे हैं, सॉरी, डर इस बात का है कि डिलिमिटेशन के बाद में हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो मिक्स सरकार रही हो, और चाहे अब मोदी शाह की सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से रीड्रॉइंग करती है। तो उसमें तो ये मत सोचो कि वो साधु संत बन के बैठे हुए हैं वहां पे, वो भी अपने हिसाब से ही करेंगे जी। तो मेन चीज ऐसी है कि जब आपके पास दो प्रायोरिटीज है तो उसमें पहली प्रायोरिटी कौन सी है, कौन सी रखनी है, ये आपको थोड़ा सोच समझ के ठंडे दिमाग से करना पड़ता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद भी क्या इस्लामिक कंट्रीज से, गल्फ नेशन से अपने रिलेशन खराब हुए? नहीं हुए। आज भी हमारे रिलेशन वैसे ही अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। टर्की के साथ पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। और बाकी, इनके अलावा बाकी, और जब इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री में जाके अगर मोदी जी यहाँ पे, जहाँ पे इतने बड़े बड़े गुल खिला के आ सकते हैं, तो वहां से भी जब अपोजिशन नहीं आता, तो क्या उनको पता नहीं कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करा है? उनको पता नहीं कि हमने राम मंदिर बनाया है? लेकिन किस हिसाब से करना पड़ता है आपको? फॉरेन रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं, इसके लिए कुछ नैरेटिव भी मेंटेन करने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जरा इतना सोचिए गायत्री जी, आप एक बात बताइए, आपने कितनी बार मोदी जी को टाइम पास के लिए किसी को मिलते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो जब G7 मीटिंग के लिए गए थे, तब मोदी जी 45 मिनट्स पोप के साथ क्यों बैठे थे? तबीयत की जानकारी लेने के लिए, दवाई सजेस्ट करने के लिए, कि योगा सिखाने के लिए? आयुर्वेदा का प्रिस्क्रिप्शन देकर आए होंगे कि वो कैसे ठीक हो जाएंगे। जी, मजाक कर रही हूँ जी। आपके आपने आपको ये तो पता ही है, पोप कोई भी हेड ऑफ द स्टेट से अकेले में नहीं मिलता, सबके साथ मिलेंगे। बट मोदी जी वॉज द ओनली हेड ऑफ द स्टेट अमंग द G7 नेशंस जिनके साथ उन्होंने वन ऑन वन मीटिंग की। 15 मिनट का टाइम था, वो मीटिंग 45 मिनट चली। वो टाइम पास करते होंगे? कौन सी नस कहां पे कैसे दबानी है, ये कम से कम हमारे लोग, हमारे श्रोतागण हो या दो, जो कोई भी हो, वो मोदी जी को तो ना सिखाए। जिस आदमी को पहले कोई देश वीसा देने को तैयार नहीं था, आज अगर वो उनके घुटने में आके, पैरों में आके पड़ता है और बोलता है प्लीज हमारे साथ डील कीजिए, हम्म। उनको तो कम से कम पॉलिटिक्स मत सिखाओ।
अच्छा, ये बहुत सारी चीज रहती है। ट्रम्प का दामाद क्यों आया हुआ है केरला चर्चेस से मिलने के लिए? अच्छा, मैं ये दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, सर्जियो गोर ट्रम्प के दामाद पहुंचे चर्च, ये इसलिए कि लुक एट द काइंड ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड एफसीआरए। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स उधर इकट्ठे हो गए हैं। ट्रम्प जेडी वांस का फोन आता है, उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है, 3 चीफ मिनिस्टर्स से ये सर्जियो गोर जाकर मिलते हैं। उधर मणिपुर की तरफ बवाल फिर से शुरू हो गया है जिस वक्त एफसीआरए शुरू हुआ। मिजोरम में कुछ एक फादर्स और ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। साउथ के तो कॉकरोच जनता पार्टी के फेवर में आ गए थे दिखाने के लिए कि भाई वार्निंग, थ्रेट, कि भाई तुमने एफसीआरए पास किया तो हम क्या करेंगे। ये दामाद जी क्या कर रहे हैं उनके केरला में चर्चेस में? देखिए, आप खाली वो सर्जी गोर की बात कर रहे हैं, आप इसको भूल गए रूबियो। वो भी तो आने के बाद कोलकाता में जाके वो मदर टेरेसा क्या है, जो कुछ भी है बकवास, उनको जाके मिला था। True. एंड दैट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द व्हाट वी से डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाला विजिट। अगर सपोज एफसीआरए बिल आता है तो उस वक्त उसी क्षण ये सीआईए का, इस डीप स्टेट का, जिसकी कठपुतली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से होती है, गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स की हो कि गवर्नमेंट रिपब्लिक्स की हो, फर्क उस चीज से नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट हमेशा डीप स्टेट की होती है। तो उनका जो रेजिम चेंज ऑपरेशन, उनका एक ही टारगेट है, मोदी नहीं चाहिए। और मेरा सेंटेंस एकदम ध्यान से सुनिए, मोदी नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं कहा बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी विदाउट मोदी एंड अमित शाह इज ओके, इज ओके, but these are the two people who are completely invincible and not vulnerable. इन्हें तोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये दो जन ने अगर कोई चीज ठानी है तो ठानी है, वो होके ही रहनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और ये एक प्लान नहीं, ये 10 प्लान लेके बैठे। समथिंग लाइक द वे डीप स्टेट वर्क्स, वो 10 साल का एजेंडा लेकर, 10 नहीं 20-25 साल का एजेंडा लेकर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए यहाँ रुक गया तो प्लान बी पे शिफ्ट। दैट इज हाउ दे वर्क। के वगैरह उसी का तो मोदी शाह जी को आप बोल सकते हैं कि इंडियन डीप स्टेट है, ये भारतीय डीप स्टेट है, वो उतना ही लंबा सोच के बैठे। तो अब इनको हटाने के लिए कोई ना कोई तो साजिशें तो करनी पड़ेंगी। तो प्रोटेस्ट करवाओ, रास्ते पे लाओ, दंगे फैलाओ, ये सब कुछ कौन से चीजों पे होता है? आपने मेरी एक ट्वीट पढ़ी थी कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने ये जो कॉकरोचों का जब रायता खत्म हो गया, जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन किया था, उसी दिन मैंने एक ट्वीट की थी, द लास्ट प्रोटेस्ट हैज फेल्ड। और मैंने जानबूझ के बोला था लास्ट प्रोटेस्ट, बिकॉज क्या होता ना गायत्री जी, लोगों को रास्ते पे लाने के लिए, देखिए आप कितने गुंडे जमा करोगे, 10-20 हजार, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लेकिन आप 2 लाख गुंडे नहीं जमा कर सकते, आप 4 लाख गुंडे नहीं जमा कर सकते। उसके लिए जनता को रास्ते पे आना पड़ेगा। तो जनता तब रास्ते पे आती है जब उनके कनेक्टेड कोई इश्यू होता है। उनके साथ कनेक्टेड इमोटिव इश्यू कौन सा था? फार्मर्स, स्टूडेंट्स। अरे ऑब्वियसली लोग इन्वॉल्व होंगे। वो रास्ते पे नहीं आए होंगे तभी तो उनके नाक, कान, आंख सब कुछ वहां पे लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि हर घर में एक स्टूडेंट होता है, या फिर हर घर में एक बच्चा होता है, जो आज भले 2 दिन का रहे, वो कभी ना कभी 20 साल का होने वाला है। ये 2 इमोटिव इश्यूज थे। अब तीसरा इमोटिव इश्यू कौन सा? रिलीजन। वक्फ अमेंडमेंट के टाइम यही हालात तभी भी हो सकते थे, और तभी तो पूरे भारत में हो सकते थे, लेकिन नहीं होने दिए। क्यों? कैसे? जेपीसी के पास भेज के ठंडा करके खाओ, बराबर। अभी भी मैटर इसीलिए रिलीजन का बनाया जा रहा है, मैटर इसीलिए रिलीजन का बनाया जा रहा है कि ये बताओ कि ये एंटी क्रिश्चियन बिल है, एंटी माइनॉरिटी बिल है, ऐसे करके रिलीजियस भावनाएं भड़काओ तो ही लोग रास्ते पे आएंगे। क्योंकि वो जो 70% फंडिंग की बात है ना, वो तो आम आदमी को पता ही नहीं है कि साजिशें क्या होती है, किस तरह से रेजिम चेंज ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से आपका एक, अगर सपोज मान लीजिए कॉपर की फैक्ट्री बंद पड़ती है तो भारत नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर कैसे बनता है, उसकी वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ता है, आपके डॉलर के रेट पे क्या फर्क पड़ता है, ये किसी को पता नहीं है। किस तरीके से 4 पेड़ों की बात लेके आप रास्ता ब्लॉक करो और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे रुकवा दो जो हमारे डायरेक्ट बॉर्डर पे जा सकता था, ये लोगों को नहीं समझता है।
करेक्ट? तो 70% की बात लोगों को समझाने मत जाओ। 30% जो रिलीजियस एंगल है ना, वो पकड़ के लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काओ ताकि वो रास्ते पे आने को मजबूर हो जाए। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है और वही अमेरिका कर रही है। और इसीलिए ये बिल अब जब जेपीसी में जाएगा तो बात खत्म हो गई, क्योंकि जेपीसी के पास उस पर कुछ बोल भी नहीं पाएंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी शाह की गवर्नमेंट ने ऐसा किया, सर्वसम्मति से पास। और दूसरी चीज, जेपीसी के सामने आपके रिलीजियस हेड्स को भी तो बुलाया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के टाइम क्या मौलाना को नहीं बुलाया था, मौलवी को नहीं बुलाया था? बुलाया था, उनको भी बुलाया था, उनसे भी राय मशवरा हुई थी। जो उन्होंने बोला वो नोट डाउन भी हुआ था, उसके नोटिंग्स है, सब कुछ है। करेक्ट? तो अभी भी हम फादर्स को बुलाएंगे, चर्चेस के हेड्स को बुलाएंगे, भाई आपको साथ में नन लेके आना तो उनको भी लेकर आओ, बताओ अपनी क्या बात है, सब कुछ नोट डाउन होगा। और उसके बाद फिर जेपीसी मतलब ऑल पार्टी कमिटी, वो उसे सैंक्शन करेगी। सैंक्शन तो करना ही है, सैंक्शन तो करना ही है। और उसके पहले आपके 70% को ठोकने के लिए, केजरीवाल का वर्ड ठोकने के लिए, तो ऑलरेडी रूल्स ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है? सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. FCRA is bound to come, it is bound to pass, and in fact rules have already come. इसलिए मैंने आज मेरे मोदी शाह जी बराबर से वो सब कुछ करवा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया रहेगा गायत्री जी, जरा ध्यान से देखिए, मैं तो बोलूं इस बार जो सीटें कम हुई ना, वो एक तरीके से अच्छा हुआ, क्योंकि मोदी शाह जितने रूथलेस इस मोदी 3.0 में है ना, उतने 1.0 2.0 में मेजोरिटी के साथ भी नहीं थे। आप देखिए जरा, नहीं थे जितने इंपॉर्टेंट बिल्स अभी लाए हैं ना, और कुछ बिल्स तो लोगों को मतलब समझ में नहीं आते, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। अरे जब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी थी तो हमारे यही ज्ञानी लोग मोदी शाह जी को ट्रोल कर रहे थे, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री करके क्या करोगी? सब मिनिस्ट्री का कोऑपरेशन करना तो पीएमओ का काम है। They did not even get the gist of what is cooperative ministry. Exactly. उनको लगा था सब मिनिस्ट्री का कोऑपरेशन करने के लिए ये मिनिस्ट्री है। अरे पागल हो गए, तो पीएमओ के झक मारने के लिए बैठा है। और वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का क्या मतलब होता है, वो समझने वाला एक ही स्मार्ट तभी बंदा था, और वो है शरद पवार। और आज वो समझ चुका है, उसने जो समझा था वो बिल्कुल सही था। जिस तरीके से करप्शन ये कोऑपरेटिव होता था, फिर कोऑपरेटिव के थ्रू ही तो मेजर करप्शन होता है, कैसे उसके ऊपर नकेल कसी गई। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लोगों को ना बिल का नाम देख के बड़ी मजा आती है, या तो समझ में नहीं आता है, या तो वो किसी इंपॉर्टेंट बिल को फालतू समझते हैं, या किसी बिल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि जबकि वो ऑलरेडी क्या पर्दे के पीछे हो रहा है उनको पता ही नहीं है। वोट देके अगर किसी को 5 साल दिए तो 5 साल टेस्ट तो करूं। हर छोटी मोटी बात पे आप आके अगर बोलोगे आपसे मैं वोट नहीं करूंगा, आपसे मैं नोटा दबाऊंगा, अरे भाई सर दबा अपना, वो ज्यादा जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच भाव फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, भाव का ट्विटर हैंडल है मुंबई चाडॉन, डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।